हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। गुड इवनिंग। मैं प्रतिष्ठा बहुत स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल जीएस गुरुजी में। आज हम बात करने जा रहे हैं हरित क्रांति यानी ग्रीन रेवोल्यूशन की। हरित क्रांति हमारे देश में उस समय आता है जब हमारे देश में बहुत सीरियस एग्रीकल्चरल क्राइसिस चलती है और हम अपने लोगों का 2 टाइम का भोजन जुटाने में भी असमर्थ रहते हैं। हमारी प्रोडक्टिविटी इतनी कम रहती है कि हमको अनाज का एक्सपोर्ट करना पड़ता है अदर कंट्रीज से। तो बात है ये 1960 की। उस समय पे हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी की सरकार रहती है और उन्होंने लोगों से अपील किया। उसी समय उन्होंने ये नारा दिया था, जय जवान जय किसान। आप लोगों ने सुना होगा, किसानों को मोटिवेट करने के लिए। तो उन्होंने ये जनता से अपील की कि आप एक टाइम भूखा रहिए। आप सोचिए, देश का प्रधानमंत्री ये अपील कर रहा है देश की जनता से। तो सीरियस क्राइसिस थी उस समय, हमारे पास खाद्यान्नों की बहुत भारी कमी थी क्योंकि हमारा पॉपुलेशन बहुत तेजी से ग्रो कर रहा था और हम प्रोडक्टिविटी उस लेवल में नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, तो अब पहले जान लेते हैं हम डेफिनेशन ग्रीन रेवोल्यूशन की। हरित क्रांति है क्या? तो हरित क्रांति में यूज ऑफ हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स एंड फर्टिलाइजर्स इन ऑर्डर टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। आप जो है हाई यील्डिंग वेराइटी, उन्नत किस्म की बीजों का उपयोग कर रहे हैं, फर्टिलाइजर्स का उपयोग कर रहे हैं और एक्सटेंसिव इरिगेशन, बहुत अधिक मात्रा में जल का भी, इसमें सिंचाई का भी उपयोग होता है। और हमको प्रोडक्टिविटी जो हमारे ट्रेडिशनल वेज हैं उससे बहुत अच्छी प्रोडक्टिविटी मिलती है हमारी हरित क्रांति में। यही होता है। आपको डिफिनेशन पूछा जाए तो हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स, फर्टिलाइजर्स और एक्सटेंसिव इरिगेशन का यूज किया जाता है। अच्छा, इसके जनक कौन थे? तो वैसे तो विश्व स्तर पर नॉर्मन बोरलॉग, जो कि मेक्सिको के साइंटिस्ट थे, नॉर्मन बोरलॉग ये थे। और इंडिया में अगर आपसे पूछा जाए तो एमएस स्वामीनाथन जी ने इसको इंट्रोड्यूस किया था। तो आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन वन लाइनर में कि हु इज नोन एज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया, तो एमएस स्वामीनाथन विल बी योर आंसर। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि 1960 में जब क्राइसिस थी तो हमारे इंडिया में PL480 स्कीम के तहत यूएसए से अनाज आता था, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से गेहूं आयात होता था। और इंडिया को शिप टू माउथ इकोनॉमी कहते थे कि ये जहाज से जो है अनाज का आयात करते हैं और खाते हैं, शिप टू माउथ है ये इकोनॉमी। तो हमारे जो यूएसए जो हमको गेहूं एक्सपोर्ट करता था, देता था, वो सुअर और कुत्तों के खाने के लायक होती थी। लेकिन अब उस समय हमारी सिचुएशन थी तो हम इंपोर्ट करते थे, वो मतलब बहुत घटिया स्तर का अनाज रहता था, आप ऐसे समझिए। तो उस समय ये सारी चीज़ें थी। अब हम देखते हैं कि क्या 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 रीजन थे जिसकी वजह से ग्रीन रिवॉल्यूशन हमारे इंडिया में लागू हुआ, लाया गया। ठीक है, तो उस समय ना आप लोगों ने सुना होगा जनसंख्या विस्फोट हुआ था। तो रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन हुआ और हमारा प्रोडक्टिविटी उस रेशियो में नहीं हम कर पा रहे थे। तो ये एक पहला रीजन था, रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन। और इंडिया वाज फेसिंग सीरियस फूड क्राइसिस। रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन मतलब जनसंख्या का तो विस्फोट हुआ था लेकिन हम प्रोडक्टिविटी उस लेवल में नहीं बना पा रहे थे। इंडिया वाज फेसिंग सीरियस फूड क्राइसिस, सीरियस फूड क्राइसिस। दूसरी बात, हमको जो है यूएसए से अनाज तो मिल जाता था लेकिन यूएसए का इंटरफेरेंस जो है हमारी डिसीजन मेकिंग में होने लगा था। क्योंकि आपको पता होगा ये उस समय जो है हमारे विश्व में शीत युद्ध काल चल रहा था, कोल्ड वार चल रहा था। 2 गुट थे दुनिया में, यूएसए और यूएसएसआर के, जो आपका आज के टाइम का रशिया है। तो यूएसए हेल्प तो करता था, अनाज तो देता था, लेकिन कहीं ना कहीं वो इंटरफेरेंस करने लगा था हमारे अंदरूनी मामलों में, हमारे डिसीजंस में। ठीक है, तो हमारी संप्रभुता पे खतरा था ये चीज़ अगर हम उसे इम्पोर्ट करते थे। ये सेम आप ऐसे समझिए, अगर आप किसी इंसान से कर्ज लेते हैं, फाइनेंशियल हेल्प लेते हैं, वो आपको हेल्प तो कर दे लेकिन फिर आपकी लाइफ के डिसीजंस में जो है वो इंटरफेयर करे और डोमिनेट करे कि आपको ये करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। तो आप समझ सकते हैं वो कैसी सिचुएशन होती है। आप हेल्प ले लिए, अब उससे आप बंद गए, फिर वो आपकी चीज़ों में दखल अंदाजी करे। तो यही सिचुएशन हो रही थी इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया के लिए। तो ये दूसरा रीज़न था। फिर उसके बाद ये हमारे डिप्लोमेटिक रूप से हमारा बड़ा बड़ा लॉस हो रहा था इस चीज़ से। ठीक है, उसके बाद इंडिया को सेल्फ सफिशिएंसी चाहिए था। वो उसको सेल्फ सफिशिएंसी चाहिए था प्रोडक्शन में, एग्रीकल्चर में। इंडिया चाहता था कि वो खुद इतना अनाज प्रोड्यूस करे कि अपने लोगों को हम जो है भूखा ना रखें। उसके बाद इंडिया ये भी चाहता था कि मॉडर्नाइज हो एग्रीकल्चर सेक्टर। हम अपने एग्रीकल्चर सेक्टर को मॉडर्नाइज करना चाहते थे, आधुनिकीकरण करना चाहते थे कृषि क्षेत्र का, और नए नए मशीनों का यूज़ करना चाहते थे, नए नए टेक्नोलॉजीज़ का, जिससे हमारा इंडिया का जो है एग्रीकल्चर जो बेस है वो इंटरनेशनल मार्केट में भी जो है जा सके, अपने आप को कम्पीट कर सके। ठीक है, उसके बाद हम जानेंगे कि इसके फ़ायदे क्या हुए। एडवांटेजेस ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। एडवांटेजेस फायदा, आप ऐसे समझ लीजिए हिंदी वालों। फायदा इसका क्या क्या हुआ कि हमारा देखिए 1978 में और 1979 में हमारा जो है
131 मिलियन टन का अनाज का उत्पादन होता है, 131 मिलियन टन। तो आप सोच के देखिए, वो देश जो खुद अपने लोगों को जो है खाना नहीं दे पा रहा था, वो देश इतना प्रोड्यूस करने लगा कि वो अपने लोगों को तो सफिशिएंट था ही था। इंडिया बिकेम एक्सपोर्टर, इंडिया एक्सपोर्ट भी करने लगा। इंडिया बिकेम वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्रेन इन द वर्ल्ड। इंडिया जो है विश्व के सबसे बड़े प्रोडक्टिविटी जो अनाज होती है उन देशों में से एक बन गया। ग्रीन रिवॉल्यूशन आने के बाद इंडिया के अंदर 1978-79 में 131 मिलियन टन का उत्पादन होता है और इंडिया अनाज का एक्सपोर्टर बन जाता है। वो देश जो खुद भूखा था, खुद के लोगों का पेट नहीं भर पा रहा था, वो दूसरों को एक्सपोर्ट कर रहा है। ये ग्रीन रिवॉल्यूशन का आप असर देख सकते हैं। उसके बाद दूसरा है कि इंडिया में आप एक डाटा से समझ लीजिए कि 1993-94 में हमारा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जो आप अनाज और राशन का जो दुकान होता है कोटा का, आप लोगों ने सुना होगा, तो उसमें जो बिलो पॉवर्टी लाइन होते हैं वो लोग जाके सस्ती दरों पे अनाज लेते हैं। तो एक पॉवर्टी का जो एक डाटा है वो मेरे पास 1993-94 में पॉवर्टी का जो 50% जो डाटा था वो आपका 2011, 2011, 2012 में 25% पे आ जाता है। ये कैसे आ जाता है? क्योंकि लोगों को खाने को मिलने लगा, सस्ती दरों पे अनाज उपलब्ध होने लगा। आपको पता होगा गेहूं चावल 2 रुपये 3 रुपये पर केजी समथिंग ऐसे होता है, दाल, तो ये सारी चीज़ें मिलने लगी लोगों को सस्ती दरों पे, और इस वजह से हमारा पॉवर्टी लेवल जो है 50 से 25% पे आ गया, थैंक्स टू ग्रीन रेवोल्यूशन। तभी तो सरकार जो है बड़े बड़े FCI फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में फूड प्रोक्योर करके गरीबों को सस्ते दरों पे बांटती है, क्योंकि हम इतना प्रोड्यूस कर रहे हैं तब ना कर रही है ये चीज़ें। ठीक है, अब ये तो हो गए फायदे। आपको लग रहा होगा कि वाह ग्रीन रिवॉल्यूशन आ गया, देश की सूरत बदल गई, सब बहुत बढ़िया हो गया, हम कितने आगे बढ़ गए, एक्सपोर्टर बन गए अनाज के। लेकिन ठीक है, वो सिक्के का एक पहलू है। सिक्के का दूसरा पहलू है कि इसके बहुत सारे नुकसान भी आए हैं सामने, जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। अब इसका नुकसान आप देखिए क्या क्या होता है। देखिए, मैंने आपको बताया था कि जो ये ग्रीन रिवॉल्यूशन की टेक्निक्स हैं उसमें आपको बहुत ज़्यादा सिंचाई की जरूरत पड़ती है। तो एक्सेसिव इरिगेशन से, सिंचाई से हमारा नुकसान होता है। जो अत्यधिक सिंचाई होती है, सिंचाई की वजह से भूमिगत जल वो खत्म होने लगा है। भूमिगत जल कुछ सालों में खत्म हो जाएगा। भूमिगत जल स्तर वो बहुत नीचे चला गया है। ठीक है, तो आपका जो पंजाब का एरिया वो बेसिकली चावल के लिए नहीं फिट है, लेकिन वो लोग सिंचाई कर करके चावल पैदा करते हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन से, और वहाँ का जो भूमिगत स्तर है जल का वो बहुत नीचे चला गया। और रिपोर्ट बताती है कि कुछ सालों में भूमिगत जल का स्तर पूरी तरह से खत्म हो जाएगा पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। तो ये इसका एक बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि देखिए इसमें 10 गुना ज़्यादा पानी लगता है। जितना आपका कन्वेंशनल ट्रेडिशनल तरीके से लगेगा, पारंपरिक तरीके से, उससे 10 गुना ज़्यादा पानी इस हरित क्रांति के मेथड से लगता है। ठीक है, दूसरा ओवर यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर। ठीक है, आप केमिकल फर्टिलाइजर्स डाल रहे हैं, पेस्टिसाइड डाल रहे हैं, वो जा तो रहा है आपका जमीन में फिर क्या होता है, सॉइल में गया, फिर बारिश हुई, बारिश जो सॉइल के अपर लेयर को बहा के ले गई, बाढ़ आई तो मिट्टी भी उसके साथ बही। तो ये जो फर्टिलाइजर था, केमिकल था, वो आपकी मिट्टी में पहुंचा, मिट्टी के साथ जल में पहुंचा और पौधों में पहुंचा। जो आपके प्लांट्स है, जो आपके क्रॉप हैं, पौधों में पहुंचा, उसके बाद वो आपकी थाली में आया, आपके शरीर में गया, आपको बीमार किया। समझ में आ रही है साइकिल? तो वो आपका जल प्रदूषण किया, मृदा प्रदूषण किया, और फिर फूड में जाके, आपके भोजन में जाके, आपके शरीर के अंदर गया। और नॉर्थ इंडिया के बहुत सारे एरिया कैंसर बेल्ट के रूप में सामने आए हैं। आप इसकी विभीषिका समझिए। आज जो इतनी बीमारियां हैं बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, उसके पीछे की ये बहुत बड़ा रीज़न है कि जो हम खा रहे हैं उसमें हम केमिकल खा रहे हैं, फर्टिलाइजर्स खा रहे हैं, तो कहाँ जाएगा वो सब? शरीर में जाता है। तो इसकी वजह से हमारा जो रोग में जो बढ़ोतरी हुई है, क्योंकि फर्टिलाइजर्स बहुत ज़्यादा हम यूज़ कर रहे हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स, तो वो फूड में जा रहा है, वो सॉइल में, मिट्टी में जा रहा है, जल में जा रहा है। आपको ये पूरी साइकिल, फिर आप उसी जल को कहीं ना कहीं से पी रहे हैं, उसी भोजन को खा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आपका, जब अत्यधिक सिंचाई होती है तो सिंचाई से लवणता बढ़ जाती है मिट्टी की। आपने पढ़ा होगा छोटे क्लासेस में, आपको पता होगा कि पानी में जो है नमक होता है। ठीक, पानी में नमक होता है। पानी आप सिंचाई किए और पौधा उसको एब्जॉर्ब किया, अच्छी बात है। कुछ जो नमक रहेगा वो सॉइल के, जमीन के ऊपरी लेयर पे, ऊपरी स्तर पे जो है वहाँ पर चिपक जाता है, वहाँ पे रह जाता है, रेसिड्यू हो जाता है। तो वो जब नमक बढ़ जाता है तो वैसा सॉइल एग्रीकल्चर के लिए फिट नहीं माना जाता, प्रोडक्टिविटी बहुत कम हो जाती है। तो लवणता बढ़ जाती है अत्यधिक सिंचाई से, और लवणता बढ़ती है तो हमारा जो उत्पादन है वो घटता है। तो ठीक है, इसका ये एक नुकसान है कि लवणता, मिट्टी की लवणता जो है मृदा की बढ़ जाती है। लवणता मृदा की बढ़ गई, सैलिनिटी बढ़ गई, और हमारा प्रोडक्टिविटी घट गई। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? उसके बाद अच्छा, आप बहुत ज़्यादा आप पेस्टिसाइड्स, कीटनाशक का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, कीटनाशक देखिए 3 पॉइंट्स हो गए। चौथा,
कीटनाशक, ठीक है, कीटनाशक आप यूज़ कर लिए, चलिए पेस्टिसाइड्स आप स्प्रे किए जा रहे हैं। तो आप जब बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड स्प्रे करते हैं तो जो कीटों के अंदर रेसिस्टेंस डेवलप हो जाता है, वो चीज़ उनके ऊपर असर ही नहीं करती है। फिर ये हालत होती है, आप कीटनाशक छिड़के जा रहे हैं, वो आराम से बैठे हुए हैं कि मारो तुम पेस्टिसाइड, उनके ऊपर असर ही नहीं करता है, ठीक है। तो एक्सेसिव जो पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं उसकी वजह से कीट मकोड़ों में रेसिस्टेंस डेवलप हो जाता है और फिर वो दवा उन पर असर नहीं करती है। तो इसका मतलब आप और दवा मारिए, फिर उसके बाद आपका और जो है केमिकल हजार्डस चीज़ें जाएंगी पौधे के अंदर, और ये और कॉस्टली भी होगा, अनहेल्दी होगा, अनसस्टेनेबल होगा। तो ये एक बड़ा डिसएडवांटेज है। उसके बाद आते हैं, देखिए जो मिनिमम सपोर्ट न्यूनतम समर्थन मूल्य है वो जो है गेहूं और चावल और दाल को ही मेनली मिलता है। इसके अंदर जो स्टेपल क्रॉप्स होते हैं जैसे बाजरा, ये सब जो क्रॉप्स होते हैं वो गरीबों के लिए एक न्यूट्रिशन का मेजर सोर्स होते हैं। तो वो जो किसानों को उसके लिए इंटेंसिव ही नहीं मिलता है, क्योंकि एमएसपी जो आपका न्यूनतम समर्थन मूल्य वो गेहूं चावल दाल के लिए ज़्यादातर मिल रही है, तो उसको कोई लगाना नहीं चाहता है। तो बाजरा, जौ, रागी, ये सब चीज़ों का उत्पादन कम होता है, जिससे जो कि हमारे गरीबों के लिए एक हेल्दी अनाज के रूप में, एक न्यूट्रिशन पूर्ण करने के रूप में काम आते हैं, ठीक है। उसके बाद लास्ट पॉइंट है, देखिए ग्रीन रिवॉल्यूशन मेनली पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तो वो इन्हीं तीनों रीजन्स को फायदा दिया हुआ। तो आप देखते होंगे अक्सर, आप प्रचार में देखते होंगे टीवी पे एडवर्टाइजमेंट की जो है सोनालिका ट्रैक्टर का प्रचार आ रहा है, तो उसमें एक पंजाबी जो है लहलहाते फसल में खेती कर रहा है, ट्रैक्टर चला रहा है। तो वो क्यों होता है? क्योंकि पंजाब के जो किसान है वो धनी है, बहुत रिच है, वो सबसे ज़्यादा हरित क्रांति का फायदा लिए हैं और वो बहुत प्रॉस्परस हो गए हैं। तो बाकी आपका महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या फिर नॉर्थ ईस्ट के जो मेघालय एक्सेट्रा हैं, आसाम, सिक्किम, तो वहाँ पे नहीं इतना फायदा ले पाए। तो ये क्षेत्रीय विषमता आ गई कि जो अमीर किसान थे वो और अमीर हो रहे हैं और जो गरीब थे वो और गरीब हो रहे हैं। तो ये क्षेत्रीय विषमता आई है आपकी ग्रीन रिवॉल्यूशन से, क्षेत्रीय विषमता। इसका लाभ हर जगह इक्वल नहीं ले पाए लोग, रीजनल डिस्पैरिटी आ गई इस चीज में। तो आपको समझ में आ रहा है ये 6 पॉइंट कितने पॉइंट्स में, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 7। तो ये सारे आपके नुकसान थे ग्रीन रिवॉल्यूशन के। तो हमने आज की क्लास में जाना हरित क्रांति किया है, इसके जनक कौन थे, नॉर्मन बोरलॉग मैक्सिकन साइंटिस्ट, और इंडिया में MS स्वामीनाथन। उसके बाद उसके क्या क्या फायदे हुए, हमारा देश खाद्यान्न उत्पादन में बहुत आगे चला गया, हम जो है आयात करते थे अब हम निर्यात करने लगे, और उसके नुकसान क्या क्या हुए, लवणता बढ़ गई, सॉइल हमारा मृदा खराब हो गया, केमिकल पेस्टिसाइड्स हमारे खाने में आने लगे, सिंचाई से भूमिगत जल स्तर खत्म हो गया, पेस्टिसाइड बढ़ने से कीटों के अंदर रेसिस्टेंस आ गया, प्रतिरोधक क्षमता आ गई, और हमारा बराबर इसका लाभ नहीं मिल पाया पूरे देश में। और हमारा एक पॉइंट था कि न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है वो खाली गेहूं और चावल और दाल को मिलता है, तो जो स्टेपल क्रॉप्स हैं वो कहीं ना कहीं उसका उत्पादन बहुत कम होता है। तो उम्मीद करती हूँ आपको क्लास समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो प्लीज़ क्लास को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना ध्यान रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में।